भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच 40 वर्ष बाद एक बार फिर से शुरू हुई नौका सेवा। श्रीलंका के कांकेसंतुराई बंदरगाह पहुंचने में लगेगा 3 घंटे का समय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंचे हरियाणा के 50 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन का किया दीदार, हुए गौरवान्वित। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के थानेसर ब्लॉक में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 66 गांवों की मिट्टी को अमृत कलश में किया गया एकत्रित। और प्रधानमंत्री अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत नारनौल के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम हुआ शुरू। इस स्टेशन के अनेक कार्यों पर 18 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी खर्च। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच नौका सेवा 40 वर्ष बाद फिर से शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री ईवी वेलू और रघुपति ने पहली फेरी सेवा को वर्चुअली रवाना किया। ये नौका श्रीलंका के कांकेसंतुराई बंदरगाह पहुंचने में 3 घंटे का समय लेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि इस सेवा से भारत और श्रीलंका के राजनयिक और आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम भारती ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का उल्लेख किया है और दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी संबंधी दृष्टिपत्र में भी भारत और श्रीलंका के लोगों के लिए संपर्क सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। Between Nagapattinam and Kankesanturai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश वित्तीय तकनीक और ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिड आपसी संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। We jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वीडियो संदेश में कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था, जिसे फिर से बहाल किया जा रहा है। Were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi, and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. दिल्ली के संसद भवन में हरियाणा के 50 से अधिक प्रगतिशील किसान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन का दीदार किया, जिसे देखकर वो काफी गौरवान्वित होते नजर आए। इस मीटिंग में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देब और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दोपहर का भोजन भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 8 अक्टूबर को हिसार में आयोजित कृषि विकास मेला का शुभारंभ करते हुए प्रगतिशील किसानों को दिल्ली आने का न्योता दिया था। इसी के चलते हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देब और कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधिमंडल संसद भवन पहुंचा।
उपराष्ट्रपति ने सभी किसानों से बातचीत की और उन्हें प्रमाण पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इन किसानों को प्रदेश सरकार भी कृषि, बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन में नवीन तकनीक के प्रयोग से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत कर चुकी है। किसानों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान होना गर्व की बात है। कृषि उत्पादों और खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा व्यापार है। आज IIT और IIM से पढ़े हुए युवा भी इस व्यापार में आ रहे हैं। किसानों और उनके बच्चों को भी इसमें आगे आना चाहिए। व्यापार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है, आप ये कीजिए, इसमें दिमाग लगाइए। आप नौकर मत बनने की सोचिए, लोगों को नौकरी देने की सोचिए। जब ऐसे व्यापार में आप जाओगे तो आपके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी करेंगे, आपके यहाँ मैनेजमेंट के लोग आपको मदद करेंगे। ये थोड़ा सा सोच के बाद आप कर पाओगे। अपने बच्चे बच्चियाँ बहुत प्रतिभाशाली हैं, जहाँ भी जाते हैं बड़ा नाम कमाते हैं। दूध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दूध के कितने उत्पाद बनते हैं पर किसान नहीं बना रहा है। उन्होंने किसानों को एक समूह बनाकर ऐसा करने को कहा जहां दूध, छाछ, दही और पनीर बनाया जा सकता है, जिससे किसानों की आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन और उनकी मार्केटिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। सब्जी का व्यापार करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का व्यापार करता है। किसान और किसान के बच्चियों को इसमें आगे आना चाहिए, नए नए तरीके अपनाने चाहिए। बताइए, दूध का व्यापार पर सबसे ज़्यादा सलीके से करने की कुव्वत यदि किसी में है तो किसान के बेटे बेटी में है। पूरे प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में जिला फतेहाबाद में विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रतिया हल्का के विधायक लक्ष्मण नापा ने किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी स्कीमों के बारे में बताया और कहा कि हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन को लेकर काफ़ी प्रयास कर रही है ताकि वातावरण दूषित ना हो तथा भूमि की उर्वरा शक्ति कम ना हो। इसके लिए अनेक प्रकार की आर्थिक मदद की योजनाएं भी चालू की गई हैं। दिल्ली स्टेट और सब हमारे पर आरोप लगाते रहते हैं कि ये जो प्रदूषण है, चाहे वो जो पराली जलाने की जो है वो हरियाणा से, पंजाब से आती है, लेकिन पिछले वर्ष काफी इसमें कमी आई है। और मैं यही आशा करूंगा कि सभी जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जो ये मशीनें हैं, वो उनका फायदा उठाएं। उपनिदेशक कृषि विभाग राजेश सिहाग ने बताया कि इस किसान मेले में 100 गांव के किसान आए हुए हैं और उन्हें कृषि विज्ञान से जुड़ी जानकारी दी गई है। मेले में आए किसानों ने बताया कि इस शिविर में उन्हें पराली प्रबंधन से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वे पराली को कभी नहीं जलाएंगे तथा गांठें बनाकर इसका सही जगह इस्तेमाल करेंगे। अवशेषों को बाहर निकालते हैं, उसका तरीका है कि बेल्स बनाते हैं, बेल्स के द्वारा। तो इसके बारे में किसानों को कौन कौन सी यंत्र हैं, उसको कैसे कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। और इसके अंदर हरियाणा सरकार ने किसानों को जो अनुदान भी इस बार है जो है वो दे रही है। जो भी किसान इन सीटू या एक्स सीटू मैनेजमेंट करेगा उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसके जो अनुदान है किसान के खाते के अंदर सीधा हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की साइट पर किसान को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। मेला बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲక్ష్ਮਣ ਨਾਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਦ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। महकमे वालों भी खेतीबाड़ी वालों बहुत बढ़िया उपराला किया जा रहा है। जितने भी कर्मचारियों ने यही समझाया कि आप पराली को बिल्कुल ना जलाएं। इसके अब तो बहुत उपयोग होने लगे हैं। जिस तरह हमारे पास जो सुपर सीडर हैं, गांठ बनाने वाला बेलर है, तो उसके जितने भी प्रयोग हैं और जो जिस काम में आते हैं, सभी से किसानों से और जमींदारों से यही अनुरोध किया गया है कि आप पराली को बिल्कुल ना जलाएं और इन उपकरणों के द्वारा आप पराली का समाधान करें और अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2 व 3 दिसंबर को होगी, जिसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड से सरकार को अनुमोदन मिल गया है। यह परीक्षा 2 दिसंबर व 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में आयोजित होगी। परीक्षा देने वाले को दूर दराज भटकना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि गृह जिले में ही ये परीक्षा होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 10वीं व 12वीं की परीक्षा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक संचालित होगी, जिनके एडमिट कार्ड आज जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और 3 दिसंबर को होंगी, सैटरडे और संडे को। इसकी हमारे पास परसों ही विधिवत जानकारी मिली है, हमें सरकार ने इसका अप्रूवल दे दिया है। तो अब ये ऑफिशियली ये डेट मैं डिक्लेयर करता हूँ कि परीक्षाएं एस्टेट की 2 और 3 दिसंबर को होंगी। 2 तारीख को लेवल 3 का होगा, उससे अगले दिन 3 तारीख को प्रातःकालीन लेवल 2 का होगा और शाम को लेवल 3 का शाम 1 का होगा। 2021 में हमारे पास 1,87,000 कैंडिडेट थे और 2022 में 3,05,718 कैंडिडेट थे। तो इस तरह से डिपेंड करेगा, जब डाटा आ जाएंगे तभी हम विधिवत रूप से डाटा को आपके सामने रख पाएंगे। प्रयासों को और तेज कर दिया जाएगा और हमेशा की तरह चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे और परीक्षाएं एस्टेट की उसी तरह से पूरे एहतियात बरतते हुए शांतिपूर्ण ढंग से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के थानेसर ब्लॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में 66 गांवों की मिट्टी को अमृत कलश में एकत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र की जिला समन्वयक रेनू रानी ने और जिला प्रशासक की तरफ से कार्यक्रम संयोजक मनोज सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 66 गांवों की मिट्टी को अमृत कलश में एकत्रित किया गया। इस मिट्टी को 25 तारीख को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भेजा जाएगा। अमृत कलश में डाला गया और इस खंड स्तर के अमृत कलश को 25 तारीख को जो राज्य स्तरीय हमारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए रवाना किया जाएगा और आज अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सभी 66 ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा अपने अपने गाँव की मिट्टी इस अमृत कलश में डाली गई है। ये अमृत कलश अब 25 तारीख को रोहतक भेजा जाएगा और वहाँ से फिर ये दिल्ली भेजा जाएगा। इस मिट्टी से दिल्ली में अब एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माटी को नमन और उन वीर जवानों को सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यहाँ पर किया गया कृष्ण स्कूल के अंदर। और मैं ये कहूँगा कि आज किस प्रकार से बच्चों के अंदर देश की भावना को जागृत किया जाता है। आज पूरे मेरे थानेसर ब्लॉक के लगभग मैं कहूँगा 66 जो हमारे सरपंच यहाँ पर आए हैं वो अपनी माटी लेके आए हैं इस गांव के अंदर। तो यहाँ पर उसकी माटी की कलेक्शन की गई है कि मैं कुछ वीरों का जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी उनकी याद में ये मिट्टी हर पंचायत से इकट्ठी होकर जा रही है और ये रोहतक में पहुंचेगी और रोहतक से 7500 कलेक्शन होकर ये माटी लाल किले पे पहुंचेगी। ये अगर किसी ने मार्गदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत नारनौल के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण का काम शुरू हो गया है। इस योजना की शुरुआत 6 अगस्त 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया है। इस स्टेशन के सौंदर्यकरण व अनेक कार्यों पर 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत स्टेशनों के सौंदर्यकरण, वेटिंग रूम, शौचालय, पार्किंग व्यवस्था, प्लेटफॉर्म का सौंदर्यकरण के साथ साथ रेलवे प्लेटफॉर्म को भी चौड़ा किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा ताकि यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से जा सकें। रेलवे विभाग के निर्माण निरीक्षक गोरेलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस योजना के तहत काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर प्रथम चरण में 9 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आएगा। चालू हो गया है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 9 करोड़ की राशि
का टेंडर हुआ है, जिसका कार्य चालू हो गया है। बाकी 9 करोड़ की राशि द्वितीय चरण में किया जाएगा। इसमें स्टेशन के सौंदर्यीकरण में मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया में ग्रीन पार्क डेवलप किया जाएगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग फैसिलिटी की जाएगी। मेन गेट, एंट्रेंस और एग्जिट मॉडिफाइड बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को डेवलप किया जाएगा। फिर से 1 और 2 का शेल्टर बनाया जाएगा। नारनौल रेलवे स्टेशन के अधीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि नारनौल का रेलवे स्टेशन 100 साल से भी अधिक पुराना है और केंद्र सरकार ने नारनौल रेलवे स्टेशन को इस योजना में शामिल किया है। उन्होंने नारनौल रेलवे स्टेशन को मिली इस सौगात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। के अलावा यात्रियों के लिए सुविधाएं, जिसमें यह महिला प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम और बैठने की अच्छी व्यवस्था, शौचालयों की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ इसके अंतर्गत फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। और आगामी समय में अब तक 100 साल के स्टेशन को अभी इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिलने में बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आगे निकट भविष्य में हो जाएगा। पराली प्रबंधन करने और उसमें आग न लगाने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जो पराली प्रबंधन के माध्यम से फसल पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को सीधा महसूस कर रहे हैं। करनाल जिला के रंबा गांव के समर्थ सिंह, जो पिछले 5 साल से पराली प्रबंधन कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसका सीधा प्रभाव उनकी फसल पर पड़ा है और आज वे 10 से 12% अतिरिक्त फसल उत्पादन ले रहे हैं। इसके साथ साथ फसल में डाले जाने वाले यूरिया की खपत को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि भूमि की उर्वरक क्षमता में पराली प्रबंधन से काफ़ी लाभ मिल रहा है। 6 साल से हमने आग नहीं लगाई। अलग अलग तकनीक अपनाते हैं, जैसे हम सुपर सीडर, आप देख सकते हैं, हम बेलिंग भी कराते हैं और कभी मौका लगा तो हम पलटा मार के उसको खेत में भी दबाने की कोशिश करते हैं। सरकार का तो सहयोग है, ज़रूर है, बिना सरकार के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। हम चाहेंगे सरकार हमको और ज़्यादा सहयोग करे, सब्सिडी और बढ़ाए और हाँ, हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है सरकार के सहयोग से, कोई शक नहीं। इसलिए 4-5 का औसत लगाएं, हमको 10 से 15% का जरूर अनुपात बढ़ा है, इससे कोई शक नहीं इस बात में। जरूर फायदा जरूर मिलता है, खेत की ताकत बढ़ती है, खाद दवाइयाँ कम लगती हैं। किसान समर्थ सिंह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, लेकिन हर वर्ष फसल कटाई और बिजाई के वक्त अपने गांव लौटते हैं और पिता का खेती में हाथ बटाते हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले हरियाणा सरकार की अपील पर उन्होंने पराली प्रबंधन शुरू किया और आज फसल के उत्पादन के साथ साथ जमीन की जान भी बढ़ा दी है। जी अपने मास्टर्स के लिए अभी वहीं रहता हूँ। मैं 2 हफ्ते पहले आया था और जीरी की कटाई और गेहूं की बुआई के बाद मैं दोबारा जाऊंगा। यही मेरा रूटीन होती है। जुनून तो ऐसा है जी, पुश्तैनी काम है हमारा, हमारी जनरेशंस यही की है, खेती की है हमने और आगे वाली जनरेशंस भी करेंगी। रूट से जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि आगे में भी हम ज़रूर हर सीज़न आके अपने माता पिता का सहयोग करें। किसान समर्थ सिंह ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए दूसरे किसानों को भी आगे आना चाहिए। इस पद्धति के फसल पर दूरगामी परिणाम है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। किसानों को इसमें काम आने वाले उपकरणों पर अच्छी सब्सिडी दी जा रही है, जो बहुत अच्छा प्रयासरत है। होता है और बहुत सारी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये सल्फर निकलती है और अब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हमारे लिए अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। पराली का अभी जितनी भी मशीनरी है कि हम एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर हैं कि मशीन आ गई हैं, हम लोगों ने बना दिए हैं और अगर कोई बहुत अच्छी मशीन है बाहर से भी लोगों ने ले रखा है कि वो एक साथ इकट्ठा कर ले। अगर हम एक साथ इकट्ठा कर लें तो हमारे पास तकनीक है। भारत विकास परिषद द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मुजेसर में वर्ष 1996 में झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए संत कबीर गीता विद्या मंदिर स्कूल की स्थापना की गई थी, ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षा हासिल कर सकें।
पिछले 27 साल में ये स्कूल लगातार विभिन्न संस्थाओं की मदद से गरीब बच्चों को शिक्षित करता आ रहा है। स्कूल के बच्चों को यहाँ शुरुआती शिक्षा देने के बाद बच्चों को सरकारी व अन्य स्कूलों में एडमिशन भी दिलवाया जाता है। पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था द्वारा समय समय पर बच्चों की हेल्थ चेकअप को लेकर कैंपों का आयोजन भी किया जाता रहा है। छोटे बच्चों को ऑटोपिन तिलक नगर के अंदर इन गरीब बच्चों को जो है भारत विकास परिषद के माध्यम से हमने टेक ओवर करवाया और इन बच्चों की शिक्षा इनसे पूर्ण करवाते हैं और इनका बच्चों का एडमिशन भी बाहर सरकारी स्कूलों में आगे करके, और कुछ बच्चे हमारे बाहर पढ़ लिख करके तैयार हुए। तीसरी पीढ़ी हमारी ये बच्चों की चल रही है, यानी जो बच्चे पढ़ते थे 96 में, आज उनके बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी बहुओं, उनकी लड़कियों को भी हमने यहाँ कार्यरत किया हुआ है। भारत विकास परिषद के माध्यम से इन बच्चों को तैयार कराया। भारत विकास के परिषद के मैं बताऊं कि ये 5 सूत्रों पर हम लोग काम करते हैं। उसमें संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और बहुत सारे हमारे सूत्र हैं जो जिन पर हम काम करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम हम लोग अपने स्कूलों में करते हैं, तो ये एक संपर्क हमारा संस्कार है और सेवा भाव, ये सारे जो सूत्र हैं हमारे भारत विकास परिषद के, वो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से झलकते हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि उन्हें बड़े होकर एक अच्छा अफसर बनना है और देश के विकास में अपना योगदान देना है, जिसके लिए वे पढ़ना चाहते हैं। खराब था मेरा बैग, तो हमें इससे मदद मिलेगी पढ़ाई के लिए आने में सही हो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। तो कहाँ से, यहीं से आते हो? हाँ। कहाँ रहते हो? मच्छी मार्केट। हमें मैम लाती रहती है कुछ ना कुछ हमारे लिए, तो उन सब के लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे। कैसे चलती है? पढ़ाई अच्छी होती है हम सबकी। मैम क्या लॉयर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा भी बैग फट चुका था और हमें मिला तो बहुत सहायता हुई, हमारी मदद हुआ। पता है आज किसके द्वारा आपको दिए गए हैं बैग? श्याम द्वारा। क्या कहना चाहोगे उन्हें? उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। 56वीं हरियाणा राज्य स्कूली योग प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज पलवल के इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। नोडल अधिकारी दीपक कौशिक ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए 56वीं हरियाणा राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों की टीमें आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। हमारे सभी जिले की टीमें आई हुई हैं। 3 एज ग्रुप हैं इसमें, अंडर 14, 17, 19, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं। इसका सर ये है कि ये SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है राज्य स्तरीय खेल कराती है। पहले ब्लॉक में होते हैं, ब्लॉक की जो विजयी टीमें हैं, जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है वो डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। जो जिले में जीत के आते हैं जो टीम और जो बच्चे, वो फिर स्टेट में भाग लेते हैं। स्टेट में से जो बच्चे जो यहाँ से जीत के जाएंगे वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे और वो टीम भी राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी। योगा कोच सरोज तेवतिया ने बताया कि राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिताओं में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकास होता है। मानसिक तनाव को योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। वहीं खिलाड़ियों ने भी बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें पहले खेलो इंडिया में भी भाग लिया है। जो व्यायाम के साथ साथ बच्चे का भी मानसिक विकास भी होता है, जिससे कि जो आज की डेट में हम देखते हैं बच्चों का मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम योग के माध्यम से सही कर सकते हैं। उनका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और हमारी सरकार ने योग के प्रति बहुत ध्यान दिया है। हमारी टीम का 2य स्थान पे आई है। मैं पहले भी स्टेट लेवल तक खेल चुकी हूँ और योग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आ रही हूँ। तो मेरे लोगों से अपील है कि वो योग करे, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है। मैं टॉप 16 में छठी हूँ। अभी मेरा फाइनल राउंड ही हुआ है और मैं 6 साल से योगा कर रही हूँ। मैंने अभी खेलो इंडिया खेला है पिछले साल ही। और मैं योगा हमारा मतलब बहुत ही प्राचीन पहले की समय से चल रहा है। योग एक ऐसी मतलब एक लौती मतलब टाइप व्यायाम है जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखती है। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में विश्व प्रशासक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नागरिक अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश सहल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियोली मुक्तावत ने इस अवसर पर उपस्थित कैंसर के मरीज व उनके अभिभावकों को जागरूक किया। डॉक्टर पियोली ने बताया कि जो कैंसर की चौथी स्टेज पर हैं या फिर जिन लोगों का घातक बीमारियों के चलते जीवन का समय बेहद कम रह गया है, उनका राहतकारी इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रशामक देखभाल कैंसर देखभाल चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। सेलिब्रेट करते हैं और डेडिकेट करते हैं जो कि हमारे कैंसर के वो फाइटर पेशेंट्स हैं जो एकदम एंड ऑफ लाइफ में अपनी टर्मिनली इल हैं। मतलब कि उनको हम ये नहीं बोल सकते कि हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे और आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से चली जाएगी, लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राहतकारी टाइप का इलाज दे सके। उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं उनके, उनसे हम रिलीव कर सके उनको सारा कुछ, और उनकी जितनी बची हुई लाइफ है उसको हम जितना बढ़ा सके उतना ज़्यादा हम बढ़ाएं। हमने पेशेंट्स को एजुकेट किया कि होस्पिस क्या होती है। होस्पिस के अलावा हमने पैलिएटिव केयर क्या होती है उसके लिए पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को बताया, क्योंकि पैलिएटिव केयर सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी केयर गिवर होता है पेशेंट का, वो उनके रिलेटिव्स होते हैं जो कि उनके साथ उनके घर में ही रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज P20 प्रेसिडेंसी ब्राजील की संसद को सौंप दी। दिल्ली में यशोभूमि में 9वीं P20 प्रेसिडेंसी के सफलतापूर्वक समापन के बाद श्री बिरला ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष श्री ऑथर सीजर परेरा डी लीरा को प्रेसिडेंसी सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो संसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओम बिरला ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर को भोजन की मेजबानी की। भारत ने भारत की G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की आगवानी की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत लौटे सभी यात्रियों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। ऑपरेशन अजय को लेकर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी का ये कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है। ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती है, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए, और जो भी एफर्ट जो भी करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। कल ऑपरेशन अजय की पहली उड़ान से 212 भारतीय नागरिकों को इसराइल से दिल्ली लाया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसराइल से स्वदेश वापसी के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय की घोषणा की थी। वहीं ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौटे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है।
और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक। हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था। 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में। पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया। अब खबरें फटाफट। पीएम गति शक्ति के 2 वर्ष पूरे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में पीएम गति शक्ति संकलन किया जारी। पीएम मोदी ने महालय के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने देवी दुर्गा से लोगों के लिए शक्ति, विवेक और समृद्धि की कामना। नवरात्रि की तैयारियों में जुटा जम्मू कश्मीर, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर की सजावट हुई पूरी। और फतेहाबाद में आयोजित हुआ विशेष लोक अदालत, 148 केसों में से 48 केसों का हुआ निपटारा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।